गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एवं खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आ जाते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के जैसे समर्थकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जा सकता है और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेन्सडाउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इसमें मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। अब पढ़ेंगे नस्लवादी राज्य की स्थापना, अर्थात जो उनकी नस्ल थी उसके आधार पर राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार की योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे।
अर्थात जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमजोर थे ना, उनको मार दिया गया। केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया, इनके अलावा भी कई नस्लें थी इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलाम की तरह काम करने पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देकर धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया भी करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई।